तो आज का जो टॉपिक है वो है जी सेटिंग्स, सब अकाउंट सेटिंग्स। इसमें हम वन बाय वन, ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे जो है ये मौजूद होती है। इसमें हम वन बाय वन जो है हम गो थ्रू करेंगे सारे टैब्स को। तो शुरू करते हैं। जब आप सेटिंग्स ओपन करते हैं तो सबसे पहला जो टैब आता है वो आता है बिजनेस प्रोफाइल। बिजनेस प्रोफाइल में जो आप फील्ड्स पॉपुलेट करते हैं या फील्ड्स में आप जो डाटा इनपुट करते हैं वो आपकी काफ़ी सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। जो जनरल बिजनेस इंफॉर्मेशन है या जनरल इंफॉर्मेशन है, इसमें आपको लोकेशन आईडी मिल जाती है। ठीक है कि मतलब अगर आप कोई एपीआई से या कुछ कोई काम कर रहे हैं, आपको लोकेशन आईडी चाहिए, तो यहाँ से आपको लोकेशन आईडी मिल जाती है। इसके नीचे आपका जो अकाउंट का नेम होता है, जिस तरह ये अब टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये हेरल्ड शॉ लिखा हुआ है, तो जो आपका फ्रेंडली बिजनेस नेम है आप इसको चेंज करेंगे तो आपका अकाउंट का नेम ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं 2 करता हूँ और अपडेट करता हूँ तो ये यहाँ पे भी आप देखें 2 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ एक। तो दूसरा है आपकी लीगल बिजनेस नेम। लीगल बिजनेस नेम आपके A2P 10DLC रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है और काफ़ी सारी कंप्लायंसेस के लिए जो है ये आपके यूज़ होता है। अब A2P क्या होती है जी, कि अगर आप एक यूएस रेजिडेंट हैं और आप बेसिकली यूएस में रहते हैं या नहीं भी रहते, आपने एक यूएस सिटीजन को टेक्स्ट मैसेज भेजना है एक यूएस फ़ोन नंबर से, तो उसके लिए आपको बेसिकली कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। उसमें जी होता क्या है कि ये बिजनेस प्रोफाइल पूरी जो है आप एग्जैक्ट वैसे फिल आउट करते हो जैसे आपके EIN डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, कि मतलब EIN डॉक्यूमेंट में आपका लीगल बिजनेस नेम क्या है। अक्सर होता ये है कि रजिस्ट्रेशन जब आप कर रहे होते हो तो अगर आपके EIN डॉक्यूमेंट के ऊपर ऑल कैप्स में आपका लीगल बिजनेस नेम लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे भी ऑल कैप्स में लिखोगे, वरना वो क्या होता है कि रिजेक्ट हो जाता है A2P रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बिजनेस ईमेल और फ़ोन भी आप यहाँ पे वही लिखोगे। अगर मेरे ख्याल फ़ोन लिखा होता है शायद EIN, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि आपने @gmail नहीं लिखना यहाँ पे। ठीक है, मैंने तो वैसे ही लिखा हुआ है, @gmail नहीं लिखना। जो आपका बिजनेस नेम है उसी डोमेन की आपकी यहाँ पे ईमेल लगी होनी चाहिए और उसी बिजनेस का फ़ोन नंबर यहाँ लगा होना चाहिए। ठीक है, उसी बिजनेस की यहाँ पे है आपको वो लगी होनी चाहिए, वेबसाइट लगी होनी चाहिए। देखता हूँ लाइव है कि नहीं, नहीं है लाइव। नीचे आप बिजनेस नेश और बिजनेस करेंसी डिफाइन करते हैं। सॉफ्टवेयर बिजनेस नेश है, करेंसी जो है वो हम बेसिकली USD कर लें। अब ब्रांडेड डोमेन क्या चीज़ है? ब्रांडेड डोमेन क्या है कि अगर आप इसको मॉडिफाई करते हैं तो ये आपको एक सी नेम DNS रिकॉर्ड देगा, जो आपने brand.ludicrous.cloud उसका आपने वैल्यू पुट करनी है। तो वो जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल आप आते हो, यहाँ पे आप लिखते हो brand.shaw.co। ठीक है, ऐड रिकॉर्ड मैनुअली करोगे तो अब ये होस्ट नेम है, ये रिक्वायर्ड वैल्यू है, ये आपने अपने DNS में ऐड करना है और यहाँ वेरीफाई करोगे तो ये आपका ब्रांडेड डोमेन कनेक्ट हो जाएगा। अब ब्रांडेड डोमेन क्या होता है? ब्रांडेड डोमेन बेसिकली होता ये है कि आप अगर किसी चीज़ को रिव्यू करते हो या आपने अपना कोई लिंक किसी को देना है और आपने डोमेन कनेक्ट नहीं की हुई, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक्स जनरेट होते हैं इस सब अकाउंट में वो आपकी ब्रांडेड डोमेन यूज़ करेंगे।
फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहीं पे शेयर कैलेंडर करता हूँ तो आप देखें कि मेरी वो ब्रांडेड डोमेन यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। अगर यहाँ नहीं तो मैं फॉर्म्स में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल फॉर्म बिल्डर, मैं अगर इसको प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ आप ऊपर देखेंगे कि link.heraldshaw.co सेम ब्रांडेड डोमेन यहाँ पे भी शो हो रही है। यहाँ नहीं, अगर आप फनल्स में चले जाए, फनल को आपने अगर डोमेन नहीं लगाई हुई, इस पे तो हमने लगाई थी मेरे ख्याल से, तो मैं अगर इसको एडिट करके प्रीव्यू करूँगा, एडिट करके आप प्रीव्यू करते हैं तो वो डोमेन के बगैर आपको प्रीव्यू दिखाता है। ये वाला जो आँख वाला बटन है ना, जो ये प्रीव्यू का बटन है, ये बगैर डोमेन के जो है आपको कनेक्ट करके देगा। इस फनल पे डोमेन कनेक्टेड है herald@automationape.com, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ प्रीव्यू करूँ तो आप देखोगे कि सर्च बॉक्स पे चला गया, एजेंसी की डोमेन कैप्चर कर ली उसने। पीछे चलते हैं, कोई फनल आ जाए बगैर डोमेन के। ठीक है, फनल पे काम नहीं कर रही, पहले तो करती थी। खैर, बेसिकली आप जितना जितना चीज़ें प्रीव्यू करते हैं ना, अगर आपने ब्रांडेड डोमेन लगाई हुई है तो वहाँ से हाई लेवल का नाम हट जाता है, ठीक है। अक्सर लोग जो है वो इसको प्रेफर इसलिए करते हैं कि उन्होंने अगर हाई लेवल वाइट लेबल किया है कि फॉर एग्जांपल वो चाहते हैं कि मेरे कस्टमर को पता ना चले कि ये हाई लेवल है जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि ब्रांडेड डोमेन लग जाती है आपकी और फिर आपको जो है वो हाई लेवल का नाम नहीं आता किसी भी चीज़ में। जो आप नर्चर बॉक्स प्रीव्यू लिंक में देख रहे हैं वो ब्रांडेड डोमेन ही है, लेकिन वो एजेंसी लेवल पे कनेक्ट हुई है, वरना उधर भी app.go हाई लेवल आ जाता, ठीक है। वापसी बिजनेस प्रोफाइल पे चलते हैं। अब जी ये जनरल बिजनेस इंफॉर्मेशन आपने देख ली। अब यहाँ पे राइट साइड पे जो है ये बिजनेस का फिजिकल एड्रेस है, और ये भी आपने एग्जैक्टली वैसे ही लिखना होता है जैसे आपकी EIN लिस्टिंग में लिखा है। EIN डॉक्यूमेंट अगर तो आपके क्लाइंट ने या कस्टमर ने जो आपसे A2P करवाना चाह रहा है उसने एक LLC रजिस्टर की हुई है तो उसके पास एक EIN डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। अगर EIN डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैंने बेसिकली अपनी A2P वाली वीडियो के अंदर जो है वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो डॉक्यूमेंट लेना कैसे है, किस नंबर पे कॉल करनी है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे बेसिक जिसके पास सोल प्रेन्योर होता है, मतलब कि वो बिजनेस उसका नहीं होता रजिस्टर्ड, उसकी भी तो होती है ना A2P? उसकी भी होती है, लेकिन वो जब मैं फ़ोन वाले टैब पे आऊँगा मैं उसको कवर करूँगा। उसे सोल प्रोप्राइटर कहते हैं मेरे ख्याल में। हाँ जी बिल्कुल, उसका फिर आप EIN नहीं डालते यहाँ पे, और उसमें फिर क्या होता है कि फिर जीमेल वगैरह भी चल जाती है इधर ना, अगर आपका LLC रजिस्टर्ड नहीं है, आप सोल प्रोप्राइटर के नाम पे कर रहे हो। सोल प्रोप्राइटर और एक प्रोफेशनल A2P रजिस्ट्रेशन होती, दोनों की A2P रजिस्ट्रेशन ही है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं है, 1-2 स्टेप्स का फ़र्क है। सोल प्रोप्राइटर सिर्फ एक नंबर ख़रीद सकता है हाई लेवल के अंदर, और जो EIN की बेस पे A2P रजिस्टर करते हैं वो 3 फ़ोन नंबर्स जो हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बिजनेस एड्रेस। यहाँ पे भी बिजनेस एड्रेस भी आपने बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही लिखना है जैसे आपके EIN लिस्टिंग पे लिखा हुआ है, और इसका मतलब है कि अगर ऑल कैप्स में लिखा हुआ है आपके डॉक्यूमेंट पे तो इधर भी आप ऑल कैप्स में लिखोगे, मतलब इतना तक ध्यान करना है आप। ये हो गया। ये नीचे वाला जो 3 वो हैं ये A2P में शुमार नहीं होते, इसको आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं।
टाइम जोन आप अपने एरिया का रखना चाहते हैं आप वो रख लें, आप कोई और एरिया का टाइम जोन रखना चाहते हैं वो रख लें। बेसिकली जो ये फील्ड है ये पूरे सब अकाउंट का टाइम जोन, अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो सारी ऑटोमेशन सब कुछ जो है उस टाइम जोन के हिसाब से चलना शुरू हो जाएगी। अगर आपने वेट टाइम्स के अंदर फिल्टर्स लगाए हुए हैं टाइम के, फॉर एग्जांपल 5 PM पे चले या 9 AM पे शुरू हो या कुछ भी ना, वो इस टाइम जोन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ होगी। दूसरा फिर उसमें आ जाती है जी बिजनेस इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप अपनी बिजनेस टाइप स्पेसिफाई करते हो कि कोऑपरेटिव है, कॉरपोरेशन है, नॉन प्रॉफिट है, पार्टनरशिप है, या फिर LLC और सोल प्रोप्राइटरशिप का एक ही ऑप्शन है, सेम ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो, चाहे वो LLC है चाहे सोल प्रोप्राइटर है। अगर ये नहीं है, मतलब कोई नॉन प्रॉफिट है, कोई कुछ है, तो आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। बिजनेस इंडस्ट्री जो है वो आप करीब करीब की सिलेक्ट कर लो, जो निश थी उसके करीब करीब की। अब जी फॉर एग्जांपल हम मीडिया कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक्स तो खैर नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। तो करीब करीब की आप लगा दो, ये इसमें कोई इतना इशू नहीं। उसके बाद आप स्पेसिफाई करते हो कि फॉर एग्जांपल आप कनाडा में हो तो फिर आप CCN यहाँ लिखोगे, आप अमेरिका में हो तो फिर आप EIN लिखोगे, अगर आप ब्रिटेन में हो तो फिर आप कंपनी नंबर लिखोगे, ऑस्ट्रेलिया में हो तो ASIC या ACN नंबर लिखोगे, इंडिया में हो तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, एस्टोनिया में VAT, रोमानिया में VAT, इसराइल में रजिस्ट्रेशन नंबर, और अदर में फिर आप फिर वहाँ पे अपना नंबर लिख देते हो अगर इनमें से कुछ भी आपको नहीं हो तो। ठीक है, उसके नीचे आपको एग्जैक्ट अपना जो आपने यहाँ पे नंबर स्पेसिफाई किया, EIN है, CCN है, जो भी है, वो नंबर आप यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ मेंशन करोगे। ठीक है, और फिर आप सेलेक्ट करोगे कि आपने जो बिजनेस करना है वो किन रीजन्स में करना है जाके। तो ये हो गया। उसके बाद आपका जो EIN लिस्टिंग के ऊपर जिस बंदे के नाम पे वो EIN रजिस्टर्ड है, उस बंदे की यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आप दोगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके नीचे जो है वो जनरल अकाउंट की सेटिंग्स है। अब ये A2P से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब ये जो एक सेटिंग है जी, मर्ज फेसबुक कॉन्टैक्ट्स बाय नेम, इसमें क्या होता है कि जब आप इंटीग्रेशंस में अपना फेसबुक कनेक्ट करते हो तो होता क्या है कि जो भी अब फेसबुक कनेक्ट करने के बाद फिर आपने फेसबुक मैसेंजर या इंस्टाग्राम भी कनेक्ट किया हो ना, मैसेंजर वगैरह, तो उससे क्या होता है कि जब कोई आपको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे DM या मैसेज करता है तो वो एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाता है, एज अ कॉन्टैक्ट आ जाता है आपके कॉन्टैक्ट्स के अंदर। अब उसमें मसला ये होता है कि जी फॉर एग्जांपल हेरल्ड का एक पहले कॉन्टैक्ट खड़ा है, उसने आपके बिजनेस फेसबुक पे DM किया या मैसेज किया या इंस्टाग्राम पे DM किया, एक और हेरल्ड का कॉन्टैक्ट बन जाएगा, और मैसेंजर पे किया तो एक और बन जाएगा, फिर एक ही बंदे के 2-3 कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, हालांकि वो बंदा वो सेम होता है। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि मर्ज फेसबुक कॉन्टैक्ट्स बाय नेम का अगर ये आप टॉगल ऑन करते हो तो उससे क्या होता है कि हेरल्ड शॉ का अगर मेरे नाम से मेरा कॉन्टैक्ट सेव है तो वो फिर नाम के बेस पे कॉन्टैक्ट्स मर्ज करता है जो फेसबुक से आ रहे होते हैं ना। अगर हेरल्ड शॉ का फिर एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है फेसबुक मैसेंजर पे इंस्टाग्राम DM की वजह से, तो वो देखेगा अगर उसका कॉन्टैक्ट नेम और फेसबुक का नेम सेम है या इंस्टाग्राम का नेम सेम है तो फिर वो कॉन्टैक्ट को मर्ज कर देगा। ठीक है, डिसेबल कॉन्टैक्ट टाइम जोन ये आप ऑन ना ही करें तो बेहतर है। इससे होता क्या है, वो कभी भी कॉन्टैक्ट का टाइम जोन कैप्चर करता ही नहीं है, उससे काफ़ी सारे मसले फिर आ सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट का टाइम जोन वो हो जाता है। बॉट डिटेक्शन, इसमें होता क्या है कि आपको जो मैसेज आते हैं, DM आते हैं या फ़ोन नंबर पे मैसेज वगैरह आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैसेजेस को ना हाई लेवल एनालाइज करता है। ठीक है, और उस पर होता क्या है कि फिर वो उसका DND लगा देता है या कोई ऑटोमेशंस लगी हो, वो अगर फ्लैग हो जाए ना कि ये बॉट है
तो फिर वो उसको DND उसके ऑन कर देता है ताकि उसको मज़ीद SMS ईमेल ना जाएं और उसको ऑटोमेशंस भी उसकी रोक देता हो। ठीक है, नीचे आ जाएं, कॉन्टैक्ट डीडुप्लिकेशन प्रेफरेंसेस। ये बहुत सोच समझ के आपने ऑन करना है, अगर ये ऑन करना है आपने तो। कोई कोई बंदे आते हैं कहते हैं कि हमारे एक ही फ़ोन नंबर से या एक ही ईमेल से डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स हमें चाहिए सिस्टम में, तो ये हमें ऑन करना है। ठीक है, मैं उनको कहता हूँ भाईजान ये बिल्कुल आखिरी ऑप्शन आप रखो, जब आपके बाकी सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट हो जाएं फिर आप जाके अलाउ डुप्लीकेट्स ऑन करो। उससे होता क्या है कि फिर उसकी फिर लिमिट नहीं रहती। एक कॉन्टैक्ट बना है, सेम बंदे का दूसरा बनता है, सेम बंदे का तीसरा बनता है, सेम बंदे का चौथा बनता है, सेम बंदे का पांचवा बनता है। और फिर मज़ीद फिर खिचड़ी ये पकना शुरू हो जाती है कि आपकी अगर क्रिएट अपॉर्चुनिटी की ऑटोमेशंस बनी हुई हैं, एक कॉन्टैक्ट का एक कार्ड बनेगा, दूसरे का दूसरा बनेगा, तीसरे का तीसरा बनेगा, चौथे का चौथा बनेगा। अब डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटीज़ का भी ऑन ऑफ करने का ऑप्शन होता है, लेकिन जो क्रिएट डुप्लीकेट को अलाउ डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट है ये उसको काउंटर नहीं कर सकता, अलाउ डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी उसको काउंटर नहीं कर सकता। तो फिर बहुत बहुत खिचड़ी पक जाती है अकाउंट में। मतलब एक ही बंदे के 10-10 100 कॉन्टैक्ट्स बन चुके होते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन ईमेल्स SMS भेज रहा है, वो डिफरेंट कॉन्टैक्ट बना रहा है, वो डिफरेंट कॉन्टैक्ट बना रहा है, तो बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इसको आपने ऑन ना ही करें तो बेहतर है। और फिर मर्ज करने का, डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स आपस में मर्ज कैसे होंगे, उसके आपके पास इस वक्त सिर्फ दो ऑप्शन है, ईमेल या फ़ोन। ठीक है, अब आपने प्राइमरी किसको रखना है, फ़ोन को रखना है, और सेकेंडरी ईमेल को रखना है कि पहले वो फ़ोन की बेस पे मर्ज करेगा, और दूसरे को अगर आप नन कर दो तो फिर क्या होगा कि सेम फ़ोन नंबर लेकिन सॉरी सेम ईमेल लेकिन डिफरेंट फ़ोन नंबर्स वाले बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें यह है कि एक एक प्रेफरेंस आपको सेकेंडरी ऑफ करनी पड़ेगी। ये बेशक ऑफ हो, अगर आप इसको ईमेल कर देते हो तो ईमेल की बेस पे वो मर्ज करेगा। अगर सेम ईमेल है और 2-4 डिफरेंट फ़ोन नंबर्स हैं एक ही बंदे के, तो आप एक ही बंदे के 3-4 कॉन्टैक्ट्स बना सकते हो, एज लॉन्ग एज उनकी जो है ईमेल डिफरेंट हो। ठीक है, इस सिनेरियो में। ठीक है, अगर आपने फ़ोन की बेस पे कॉन्टैक्ट्स को मर्ज करना है तो फिर यहाँ प्राइमरी को आप फ़ोन रखोगे और सेकेंडरी को नन रख दोगे। ठीक है, ये है जी ज़माने जहलियत के ऑटोमेशन के दौर में हम जो है कैंपेन्स और ट्रिगर्स यूज़ करते थे तब, और वर्क फ्लोज नहीं होते थे। ठीक है, तो अब हुआ ये कि जब उन्होंने वर्क फ्लोज इंट्रोड्यूस करवाए तो वो कैंपेन्स और ट्रिगर्स को जो है वो बंद कर नहीं सकते थे। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस उन पे चल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस दिन से जितने भी नए सिस्टम्स कॉन्टैक्ट कह रहा हूँ, अकाउंट बनते हैं या कोई हाई लेवल ख़रीदता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऑफ कर देते हैं ताकि उनको शो ही ना हो ना कैंपेन्स एंड ट्रिगर्स। और फिर आपने अगर उनको ऑन करना है तो फिर आपको मैनुअली यहाँ पे जाके इनको ऑन करना पड़ता है। अब जी के बाद जी ये बेसिकली बिजनेस प्रोफाइल टोटल जो है वो यही है। इसके बाद जो है माई प्रोफाइल, थोड़ी सी खिचड़ी है इसमें। आजकल में एक नई अपडेट भी आई है इसकी, तो वो भी आपको मैं बताता हूँ। आपकी ये माई प्रोफाइल जो है ये बेसिकली ये आपकी प्रोफाइल है जिससे आपने लॉगिन किया। ठीक है, आपने अपना पासवर्ड चेंज करना है हाई लेवल के अकाउंट का, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अपना करंट पासवर्ड डालें और नया पासवर्ड डालें। ठीक है, तो ये उस पर हो जाएगा। आपका नेम, फ़ोन और ईमेल। ठीक है, एक्सटेंशन जो है वो मेरे ख्याल ये कंट्री कोड होता है शायद। नहीं, एक्सटेंशन किस चीज़ के लिए था ये,
मैंने देखा था, 1 मिनट। तो कभी मैंने तमीज से नहीं देखा व्हाट इज एक्सटेंशन यूज्ड फॉर। तो अगर मैं इस पे 3 लिख दूं तो मेरी एक्सटेंशन 3 है। ठीक है, खैर शॉर्ट की जिस तरह तो मुझे याद पड़ता है, जब हमारे बटनों वाले हम फ़ोन यूज़ करते थे तो हम फ़ोन्स में जो हम एक्सटेंशंस रखते थे, मुझे तो याद है मैंने 1 2 3 पे मतलब वो सेव किए हुए थे कि अगर 1 में दबा के रखूँगा तो वो ऑटोमेटिकली फ़लाँ बंदे को कॉल डायल हो जाएगी, या 2 दबा के रखूँगा बटन तो ऑटोमेटिकली उस बंदे को कॉल डायल हो जाएगी। तो ये उस चीज़ की बात होगी। कैलेंडर आपका ये डिफ़ॉल्ट कैलेंडर है, अभी तक आपकी प्रोफाइल चल रही है। कैलेंडर आपका डिफ़ॉल्ट कैलेंडर है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बुकिंग होगी, कहाँ पे है, अगर कोई बुकिंग होगी 2 वे सिंक में, अब जहाँ तक मुझे इसका याद पड़ता है, 2 वे सिंक में जो बुकिंग होती है उसका होता क्या है, सीन किस तरह होता है कि आपने जो गूगल कैलेंडर कनेक्ट किया हुआ है वो अपने उधर अपॉइंटमेंट बुक की, इनवाइट ऐड किया गूगल कैलेंडर, वो डाटा हाई लेवल पुल करता है हाई लेवल के अकाउंट में और फिर अपॉइंटमेंट बुक कर देता है हाई लेवल के अंदर। अब हाई लेवल में किस कैलेंडर पे बाय डिफ़ॉल्ट किस कैलेंडर पे बुक करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो। ये आपका डिफ़ॉल्ट कैलेंडर होता है आपके यूज़र का। मतलब अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, ठीक है, तो वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट किस कैलेंडर पे जाए ये, लेकिन ये जो है ये हमेशा हम बाईपास कर देते हैं, इसको हम कभी यूज़ करते ही नहीं है। सिग्नेचर आप अगर चाहते हैं कि आपकी ईमेल्स जो जाती हैं उनके नीचे जो है एक सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, तो ईमेल का सिग्नेचर होता है, आप चाहते हैं अगर वो हो तो इसको आप ऑन करोगे। ठीक है, तो इस तरह मतलब लोग तो इमेजेस वगैरह जिफ वगैरह भी लगाते हैं, मतलब थोड़े फूल वोटियाँ लगाते हैं, खूबसूरत करते हैं इसको, लेकिन अगर आपने एक सिग्नेचर अच्छा सा लगाना है, अब इसमें होगा क्या कि आपकी जो पहली ईमेल जाएगी उसमें सिग्नेचर मौजूद होगा, ठीक है। अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो फिर आपके हर रिप्लाई पे, मतलब आपको ईमेल आई है हाई लेवल में और फिर आपने उस पर रिप्लाई का बटन दबाया है, उसमें भी सिग्नेचर इंक्लूडेड होगा अगर आप इस टॉगल को ऑन कर देते हो, ठीक है। तो ऑल आउट गोइंग इसको ऑन कर दें तो मतलब आपको फिर सिग्नेचर वो जाना शुरू हो जाएंगे। आज डेविड सर बता रहे थे कि लाइक प्रोफाइल के अंदर हमें अपने कैलेंडर को, यूज़र के कैलेंडर को वो करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, अदरवाइज वो हमारी जो मीटिंग्स वगैरह हैं वो रैंडमली स्केड्यूल कर देते हैं। पहले मतलब जैसे आपने बताया कि पहले हम इसको नहीं छेड़ते थे, लेकिन अब इन्होंने ये चीज़ लाजम कर दी है कि हम प्रोफाइल के अंदर अपना कैलेंडर जो है वो लिंक करें। वो और चीज़ है, वो भी नीचे आएगी, वो मैं दिखाता हूँ। 2FA ऐप के लिए अगर आपने अपनी जो लीड कनेक्टर की ऐप है जिससे आप हाई लेवल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने उस पे 2FA सेटअप करना है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप करना है, तो आप इस बटन से कर सकते हो, ठीक है। आपको बेसिकली क्या है कि ऑथेंटिकेटर ऐप जो है गूगल की या ऑथी या डुओ ये डाउनलोड करना पड़ेगा, उससे आप इसको स्कैन करोगे तो फिर वो आपको लॉगिन करने देगा उस ऐप में, फिर वरना नहीं करने देगा, ठीक है। ऑथेंटिकेट ऑन द बिग स्क्रीन, ठीक है। ये बेसिकली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप ऑन कर रहे हो। ईमेल 2 वे सिंक है जी के ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अब इसको समझना। अगर एक क्लाइंट कहता है कि मैंने फॉर एग्जांपल अपनी जीमेल
ये अपनी आउटलुक यूज करनी है ईमेल्स भेजने के लिए, ठीक है, तो वो इस ईमेल टू वे सिंक के थ्रू वो कर सकता है, बट देयर इज अ कैच टू दैट। अब उसमें एक शर्त है कि जिस बंदे को आप ईमेल भेज रहे हो वो आपको असाइंड होना चाहिए। आपका जो यूज़र है हाई लेवल में वो असाइंड यूज़र होना चाहिए उस कॉन्टैक्ट में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ जाता हूँ तो ये आप देखिए अनअसाइंड है। इसको अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से ईमेल भेजूँ और अगर डेविड भाई रिप्लाई करें तो वो ईमेल मेरे जीमेल में आए, उनका रिप्लाई मेरे जीमेल में आए और हाई लेवल में भी आए, दोनों तरफ। तो मैं पहले जो है अपने आप को असाइन करूँगा, फिर मैं अपनी टू वे सिंक कनेक्ट करूँगा, ठीक है। अब जी सॉरी, ईमेल टेस्ट 1 सेंड, ये साइन हो गया, टू वे सिंक मेरा कनेक्टेड ऑलरेडी। अब जी के सेंट के अंदर वो पड़ा हुआ है जो मैंने अभी हाई लेवल से भेजा, ठीक है। अब डेविड भाई इसको रिप्लाई करेंगे तो उनका रिप्लाई जीमेल में भी आएगा और हाई लेवल में भी आएगा। उसके बाद फिर मैं अगर हाई लेवल से मैं ईमेल ना करूं, यहीं पे ही मैं सवाल जवाब करता रहूं, तो वो सिंक ही रहेगा हाई लेवल के साथ। शर्त ये है, 2-3 शराइत है। पहली, ईमेल हाई लेवल से जानी चाहिए, आपका यूज़र उसको असाइंड होना चाहिए, ठीक है, और आपकी सेटिंग्स में टू वे सिंक जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए ईमेल का। अब टू वे सिंक में आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक कैलेंडर का टू वे सिंक होता है, एक आपकी ईमेल का टू वे सिंक होता है, ठीक है। ये ईमेल की टू वे सिंक की बात होगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपका टू वे सिंक ना हो लेकिन हर आने जाने वाली जो ईमेल है वो आपके हाई लेवल में भी आए, तो फिर आप क्या करोगे कि ये जो एड्रेस है ना, ये आपने जो अपने नॉर्मल जीमेल से आप ईमेल्स भेजते हो उसके अंदर सीसी या बीसीसी में, सॉरी ऑटो बीसीसी में, सीसी नहीं बीसीसी में, आपने हमेशा इसको इंक्लूड रखना है, इस एड्रेस को। ये एक ईमेल एड्रेस है आपके सब अकाउंट का, ठीक है। इसको आप हमेशा ऑटो बीसीसी में रखोगे तो आपकी सारी जीमेल में आने जाने वाली ईमेल जो है वो हाई लेवल में भी शो होंगी, ठीक है। उसके बाद है जी, आप वर्कफ्लो से भी असाइन टू यूज़र लगा सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। वो फिर आप बेसिकली एक ऑप्शन है जो आप जहन में रखें कि आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह बहुत सारे हाई लेवल ऑटोमेशन के एक्शंस और ट्रिगर्स होते हैं, ये भी आप उसको एज एन एक्शन या फिर एक गोल समझें कि अगर क्लाइंट कहता है कि मैं अपना जीमेल यूज़ करता हूँ, जीमेल ही यूज़ करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी ईमेल्स जो हैं इनबॉक्स वाली भी और हाई लेवल वाली भी वो सिंक रहें आपस में, तो फिर आपको ये टू वे सिंक जो है ये रखना पड़ेगा और आपके कॉन्टैक्ट सारे जो हैं वो आपके साथ असाइंड भी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी कैलेंडर सेटिंग्स है जी। कैलेंडर सेटिंग्स के अंदर अभी तक मैंने खोल के देखा नहीं है जो नया फीचर अभी आया है, फीचर कह लें या अजाब कह लें, है तो माई प्रोफाइल में ही है, कहाँ पे अवेलेबिलिटी के ऊपर। वो मेरे ख्याल लैब्स में पहले ऑन करना पड़ेगा। सर एजेंसी अकाउंट से होगा पहले। अच्छा चले, मैं खैर फिर एजेंसी पे इसको नहीं छेड़ता। बेसिकली जो नया अपडेट आया है वो ये है जी कि अब आपको आपका यूज़र भावे लगा हो कैलेंडर्स में,
ठीक है। आपको अपना टाइम जोन, अगर आपने अपने वर्क आवर्स स्पेसिफाई करने हैं तो फिर यहाँ पे आप अपने कैलेंडर्स भी सेलेक्ट करोगे कि ये जो मेरा टाइम जोन है ये इन इन कैलेंडर्स पे अप्लाई होना है, ठीक है। वो एक चौथा इधर ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, तो सर वो ऐसे है कि अगर आप जहाँ भी टाइम है ना आप थोड़ा सा चेंज करोगे सब पे अप्लाई हो जाएगा। ये आप मेरी स्क्रीन पे देखें, ये जो आप देख रहे हैं ना वर्क आवर्स के नीचे एक्टिव ऑन वन कैलेंडर, ठीक है। अब ये बेसिकली जो अब मुझे समझ आ रही है, ये बजाय इस चीज़ के कि आप जो है डिफरेंट जगहों पे अपना वो वर्क आवर्स अपडेट करें, आप बेसिकली अपने वर्क आवर सेट करके ऊपर जो है अपने कैलेंडर सेलेक्ट कर दें और उन कैलेंडर्स में जो है वो सिंक हो जाएगा जाके आपका जो वर्क आवर्स है ना। तो अगर सिंक नहीं करेंगे तो जो कैलेंडर में आपने वर्क आवर सेट किए हुए हैं वो अप्लाई होंगे। तो ये सारी जो है ये कहानी है, इसके ऊपर आना है, हमने अभी वो ऑन नहीं किया। तो खैर कैलेंडर सेटिंग्स पे चलते हैं। अब इसमें जी आपका गूगल आउटलुक, या अब तो काफ़ी सारे दे दिए, गूगल आउटलुक, आई क्लाउड, कैलेंडली, इन चारों में से अगर आप इनको सिंक करना चाहते हैं कि जी आपकी जो अपॉइंटमेंट्स हाई लेवल में बुक होंगी वो उन कैलेंडर्स के ऊपर उनका इनवाइट जाए, ठीक है, उधर वो स्लॉट ब्लॉक हो जाए ताकि उसके ऊपर सेम टाइम पे कोई और बुक ना कर सके, उसके लिए जो है आपको ये गूगल ये अकाउंट कनेक्ट करने पड़ते हैं। आई क्लाउड कनेक्ट करना थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बाकी सारों के ऊपर जो है वो आपको सिंपल जो है साइन इन करना पड़ता है। उसमें साइन करते हैं, परमिशन देते हैं और वो जो है आपको दे देता है। अब इसमें जी ये डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ पे आप अपनी एप्पल आईडी और आई क्लाउड ऐप स्पेसिफिक पासवर्ड लगाते हो। अब ऐप स्पेसिफिक पासवर्ड आपके पास कहाँ से आएगा? आप अपने आई क्लाउड में जाओगे, वहाँ पे एक ऐप क्रिएट करोगे। अब मैं खोल देता हूँ, कोई ट्यूटोरियल खोल लेता हूँ या आर्टिकल। अब जी अब यहाँ पे वो इस तरह जो है वो आप आई क्लाउड में जाओगे, सपोर्ट में एप्पल आईडी एंड पासवर्ड। अब इसके अंदर ना ये, ताकि आपको अगर बाद में करना पड़े, ये मैं आपको एक दफ़ा गो थ्रू करवा के दे रहा हूँ। यहाँ ऐप स्पेसिफिक पासवर्ड में आप जाओगे और यहाँ पे आप जनरेट ऐप स्पेसिफिक पासवर्ड करोगे और इसमें जो है आप नाम रखोगे, हाई लेवल लिख दो, आप कुछ भी लिख दो ताकि आपको पता हो कि ये इस ऐप के लिए ये पासवर्ड जनरेट हुआ है, ठीक है। अपना आई क्लाउड का पासवर्ड लगाओगे और फिर जो है वो आपको ये ऊपर जो आप देखें MZWH, ये आपको उसने ऐप स्पेसिफिक आपका पासवर्ड दे दिया। ये आपको सिर्फ एक ही दफ़ा शो करेगा, ठीक है। तो ये आपने ऐप स्पेसिफिक पासवर्ड लेना है, वापसी आना है, यहाँ पे अपनी ईमेल डालनी है, वो ऐप स्पेसिफिक पासवर्ड जो आपके आई क्लाउड ने दिया है वो यहाँ पे लगाना है इधर, और फिर आपका आई क्लाउड कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने जूम यूज़ करना है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ करना है, या फिर बस गूगल मीट तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। अगर आपका गूगल कैलेंडर कनेक्टेड हो तो गूगल मीट्स भी आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ करना है अपॉइंटमेंट्स के लिए, कि जो यूनिक लिंक जनरेट होगा अपॉइंटमेंट के लिए, अब ये करते क्या है कि जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जब कोई आपके हाई लेवल के कैलेंडर पे अपॉइंट बुक करता है तो वो हर दफ़ा एक नया यूनिक लिंक आपको बना के देता है, ठीक है। तो वो नया यूनिक लिंक हर दफ़ा लेने के लिए आपने जूम कनेक्ट करना है और फिर अपने कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर उसको डिफ़ॉल्ट वो सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे ना गूगल मीट है या फिर कस्टम कर दें, यहाँ पे जूम कनेक्ट किया तो यहाँ जूम आप कर दोगे, तो ये आप डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और अपॉइंटमेंट्स आपको किस तरह शो होनी चाहिए, आपके अकाउंट के टाइम जोन में, या फिर आपने कोई स्पेसिफिक टाइम जोन लगाना है कि जी सारी अपॉइंटमेंट्स मुझे इस टाइम जोन में शो होनी चाहिए, ठीक है। सिंक इवेंट्स के क्या है कि जी ये अगर आप ऑन करते हो तो हाई लेवल के अंदर जो है वो सिर्फ बिजी शो करेगा। बिजी किस तरह शो करेगा? कैलेंडर्स में चलते हैं।
अब जी कौन से वाला मैंने ऑन किया था? ये तो पूरी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। ऑन करके देखते हैं दोबारा। या शायद इस अकाउंट से अपॉइंटमेंट कोई बुक हुई नहीं है, इसलिए वो उधर इस तरह कर रहा है। ओनली यू कैन सी योर थर्ड पार्टी कैलेंडर डिटेल्स एंड अदर्स वोंट बी एबल। अच्छा हाँ ठीक है ना। मुझसे पिछले दिन एडम पूछ रहा था कि भाई ये तुम्हारी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं इन पे बिजी क्यों लिखा हुआ है भाई, बड़ी तुमने स्लॉटें ब्लॉक की हुई हैं, बिजी हो गए हो तुम बहुत ना। तो मैंने कहा सर ये बिजी मैंने नहीं ब्लॉक किए हुए, ये एक्चुअल अपॉइंटमेंट्स बुक हुई हुई है। तो मेरे तो जहन में यही था कि वो टॉगल ऑन हुआ है, इसलिए एडम को जो है वो खाली बिजी स्लॉट्स नज़र आ रही हैं। और एडम को जो है वो एग्जैक्ट अब मेरी अपॉइंटमेंट की डिटेल्स शो नहीं हो रही थी। मतलब जो दूसरा यूज़र है हाई लेवल में उसको आपकी अपॉइंटमेंट की डिटेल्स शो नहीं होंगी अगर आप ये टॉगल ऑन कर देते हो। ठीक है, ये हो गया ये चीज़। अब जी आगे है जी इस टैब के अंदर जो लास्ट चीज़ है वो है आपकी यूज़र की अवेलेबिलिटी। आपकी जो मीटिंग लोकेशंस हैं वो आपने नॉर्मली कहाँ पे अटेंड करनी है, गूगल मीट में, जूम में, या फिर आपने एक फ़िज़िकल एड्रेस पे मिलना है जाके, वो आपने इस अकाउंट के एड्रेस पे लिखना है यहाँ पे। अब ये जो लोकेशन डॉट एड्रेस है, अभी जो मैं कह रहा था ये कुछ कस्टम वैल्यूज़ हैं हाई लेवल की जो बाय डिफ़ॉल्ट काम करती हैं, हम बनाते नहीं हैं उनको। तो जो कस्टम वैल्यूज़ लोकेशन से शुरू हो रही है ना वो सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस प्रोफाइल से उठा रही होती है। ठीक है, तो जो बिजनेस लोकेशन की अभी आपने वैल्यू देखी है वो ये वाली लोकेशन उठा रहा था। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जी आपने इन दिनों अपना ही स्लॉट्स ओपन रखनी है कि यहाँ अपॉइंटमेंट बुक हो सके इन दिनों में, और फिर उन दिनों में भी फिर किन टाइम्स पे। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि मेरी 12 से 1 ब्रेक है, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड टाइम पे क्लिक करोगे, 9 से 12 पे इसको रोक दोगे। ठीक है, और फिर यहाँ से 1 PM से फिर आप 6 PM तक इसको ओपन करोगे। बेसिकली हम जो है 12 से 1 का स्लॉट हमने उड़ा दिया था मंडे पे। अब इस पे होगा क्या कि अब कोई भी आपके साथ मंडे को 12 से 1 के दरमियान अपॉइंट बुक नहीं कर सकेगा। और आप इस तरह की मतलब जितना मर्जी जो है आप वो ब्रेक्स ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आगे है जी बिलिंग में बेसिकली लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इसके अंदर बेसिकली आपका क्लाइंट अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लगाता है और बिलिंग के अंदर उसको अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी शो होती है कि जी कौन सी चीज़ पे कितने पैसे लग रहे हैं, कौन सी चीज़ पे कितने पैसे लग रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पेमेंट्स में जाएं तो जी पेमेंट मेथड फॉर एग्जांपल ये लगा हुआ है, इसको यहाँ पे हमें एडिट करते वक्त ये ब्लर भी करना पड़ेगा। खैर ये आप देखें ना कि यहाँ पे सारा ये आपकी हिस्ट्री जो है, इनवॉइसेस और फिर चार्जेस, ये सारे जो है आपको यहाँ पे सारी की सारी हिस्ट्री शो होती है। ठीक है, वॉलेट एंड ट्रांजैक्शंस, ये आपके वॉलेट में इस वक्त वॉलेट की क्या कहानी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे ये 10 होता है। ठीक है, कि जैसे ही आपकी अमाउंट $10 से कम होगी तो ऑटो रिचार्ज जो है वो यहाँ पे आप सेट करते हो कि जी जैसे ही 10 से कम हो तो इतने का रिचार्ज हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्लाइंट की इसके अकाउंट में क्या किया हुआ है कि जी अगर 0 पे पहुँचे, अब 0 से लोअर देन 0 क्या होता है कि अगर आपने रिचार्ज नहीं किया और वो 0 हो गया है
तो आपके अकाउंट का ऑपरेशंस रुकते नहीं हैं, वो बैलेंस नेगेटिव में जाना शुरू हो जाता है, ठीक है, और वो पाइल अप होता रहता है जब तक आप आके उसको रिचार्ज नहीं करते। मेरे ख्याल 100 के 150 $200 पे जाके वो आपके फिर ऑपरेशंस भी रोक देता है, आपकी SMS ईमेल जाना फेल हो जाते हैं, आपकी ऑटोमेशंस प्रीमियम वाली चलना बंद हो जाती हैं, सारी फ्री वाली चीज़ें चलती रहती हैं, और फिर आप वो $200 भरते हो, फिर ऊपर 50 रिचार्ज करते हो, 100 रिचार्ज करते हो, तो फिर वो आपका अकाउंट दोबारा चालू होता है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल ट्रांजैक्शन जो है आपको यहाँ पे सारी जो है वो मिल जाएंगी, समरी यहाँ पे मिल जाएगी, और सब्सक्रिप्शंस जो हैं कि आपके इस अकाउंट में आपने कौन कौन सी सब्सक्रिप्शन ख़रीदी हुई है वो आपको सारी जो है वो यहाँ पे शो होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है जी, कल फिर बाकी करते हैं, जितना हो गया, ठीक है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं जी कल, बकाया इसका फिर बाकी टैब्स करते हैं। व्हाट इज़ EIN डॉक? EIN डॉक्यूमेंट सिबगत भाई, बेसिकली मैं कैसे बताऊं, पाकिस्तान में जब आप कोई अपना बिज़नेस रजिस्टर करते हैं तो फिर आपको ना एक बिज़नेस नंबर का एक डॉक्यूमेंट मिलता है, ठीक है, बिज़नेस ID होती है, उसका सीरियल नंबर आपका लिखा होता है। उस तरह US के अंदर जो है वो उनका EIN डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, बेसिकली वो उनका बिज़नेस का सीरियल नंबर होता है, जो वो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर बिज़नेस की सारी इंफॉर्मेशन, सारी का मतलब है उसका बिज़नेस का लीगल नेम, उसका लीगल एड्रेस, बिज़नेस किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, और उसका सीरियल नंबर जो है वो मेंशन होता है, ठीक है। बेसिकली प्रूफ ऑफ बिज़नेस काइंड ऑफ आप कह सकते हैं। और मर्ज और डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट्स में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मर्ज फेसबुक वाला है, ये सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम की बेस पे चलेगा, और डुप्लीकेट अलाउ कर दें तो मर्ज होना बंद हो जाएंगे, मर्ज को वो कैंसिल कर देगा, मर्ज फिर होंगे ही नहीं ना कॉन्टैक्ट्स। अब मर्ज बंद कर दोगे, अगर आप इसको ऑन करते हो ना तो कॉन्टैक्ट्स मर्ज होना बंद हो जाएंगे। एक ही बंदे के, मैंने जैसे कहा 10-10, 20-20, 30-30 कॉन्टैक्ट फिर बने होते हैं, फिर ढूंढना अजाब हो जाता है कि फ़लाँ मैसेज किस कॉन्टैक्ट में गया था, फ़लाँ मैसेज किस कॉन्टैक्ट में गया था, फ़लाँ मैसेज किस कॉन्टैक्ट में गया। This is it for today. If you want a Go High Level account, visit the link in the description. This is Wisp, signing off.